हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, रिडॉक्स रिएक्शन आपका ख़त्म है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में यानी केमिस्ट्री में हमारा जो 3 ब्रांच है, उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है उसमें हम अब चौथा चैप्टर शुरू करेंगे 11th क्लास का, जो हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम जानते हैं जनरली कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग मैटर को जानते हैं 3 भाग में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसके अलावे 2 और भी रिसेंटली डिस्कवर्ड किए गए फिजिकल स्टेट और भी हैं। एक कहलाता है हमारा प्लाज्मा स्टेट और एक कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका है एनसीईआरटी में देखिएगा आप इसे, तो 5वां चैप्टर है ये हमारा, यानी जो सीक्वेंस में 5वां पोजीशन पर आता है वो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है। इसके पीछे एनसीईआरटी में आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर दिया है, जो एक्चुअली इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश धीरे धीरे करेंगे और हो सकता है तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर या थर्मोडायनामिक्स ख़त्म करने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ही देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म करेंगे, इसके बाद ही हम उसे पढ़ा देंगे, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारा एलिमेंट्री और बेसिक चैप्टर है। इसका काम थर्मोडायनामिक्स जो इसके आगे का चैप्टर है वहाँ पड़ेगा, और भी कई जगहों पर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का काम पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन हमारा 3 फिजिकल स्टेट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इस चैप्टर में हमें गैस मेनली पढ़ाई करनी है। लिक्विड में बहुत थोड़ा सा 1 क्लास से 2 क्लास मुश्किल से लगता है लिक्विड स्टेट पढ़ने में, क्योंकि लिक्विड का मेजर पार्ट जो है ना आपको फिजिक्स में पढ़ना है, फ्लूइड्स मैकेनिक्स। हमें केवल यहाँ पर लिक्विड का इंट्रोडक्टरी चीज़ ही पढ़ाई करनी है अकॉर्डिंग टू आईआईटी सिलेबस। मेनली हमारा यहाँ पर गैसियस स्टेट पढ़ना है, लिक्विड स्टेट हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट जो है ना एक अलग से ही चैप्टर बना दिया गया है, जिसे हम लोग 12th में स्टडी करते हैं। जब आप 12th में जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी में देखिएगा आपका सॉलिड स्टेट ही दिया रहता है। कई सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स को अगर आप देखते हैं तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हम चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, इसी में गैस, लिक्विड और सॉलिड यहीं पर दे देता है। ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव बुक्स कई सारे ऐसे हैं जो गैस, लिक्विड को तो 11th में देते ही हैं, सॉलिड स्टेट को भी फिजिकल केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ ही बना देते हैं चैप्टर। ठीक है, लेकिन चलो जैसा हो, हम लोग को अल्टीमेटली 2 ईयर्स आफ्टर यानी 2 साल के बाद हम लोग को एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, तो उससे पहले आपका सारा सिलेबस अच्छे ढंग से ख़त्म रहेगा। अपने हिसाब से हम लोग चैप्टर को थोड़े से रीसेट करते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ाना है, ताकि बच्चे को अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत मान लो कि पीरियोडिक टेबल का या केमिकल बॉन्डिंग का हल्का फल्का अगर हमें काम पड़ता भी है मान लो, तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर देंगे, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और वो भी पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग का जो एलिमेंट्री चीज़ है वही हमें यहाँ पर काम पड़ सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चैप्टर यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि मैटर, मुझे लगता है कि जब से आपने वो संभाला होगा तब से मैटर पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हो चुके होंगे। क्या होता है मैटर? ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जिसमें मास होता है, ठीक है, जिसका कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, यानी जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। देखो यहाँ लिख दिया है, विच है मास ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग वॉल्यूम। सिंपल, सबसे छोटा और सटीक एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जिसमें मास होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी
जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैटर में हम लोग यहाँ पर मेनली 3 फिजिकल स्टेट जानते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। लेकिन इसके अलावा 2 और भी फिजिकल स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, क्योंकि हमें मेनली आगे के जो मेन चैप्टर्स है ना, वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, ये इतनी एलिमेंट्री चीज़ है कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही जूनियर क्लास से इन सारे चीज़ों को, इन सारे शब्द को पढ़ते आ रहे होंगे। इसके बारे में आप बेहतर तरीके से हर चीज़ जानते होंगे। ठीक है बेटा, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट गैस से पहले का स्टेट समझो। एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट है ना कि जब हम किसी गैसियस सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा अगर हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर दो, खूब हीट करना गैसियस सब्सटेंस को, गैस को, तो होता क्या है ना, गैस के जो एटम्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, तो होगा क्या, पॉजिटिव आयन बनेगा। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा स्टेट है ना, उसी पॉजिटिव आयन और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है उसका कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि जब हम गैसियस सब्सटेंस को सुपर हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट गर्म कर देते हैं उसे, तो गैस के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, तो उस पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर को ही हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो हमारे कहो अर्थ पर जनरली अभी तक तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, या कहो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिस समय इतने बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। जनरली ये जो प्लाज्मा स्टेट है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। अमूमन मान लो 10 टू दी पावर 6 केल्विन, और 10 टू दी पावर 6 बियॉन्ड, उससे ज़्यादा भी आप बोल सकते हैं। इतने अधिक टेम्परेचर हमारे लेबोरेटरी में तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इतने अधिक टेम्परेचर सन हो गया, सूर्य है, सूरज है, स्टार्स है, वहाँ ये सब टेम्परेचर मेनली सन के कोर में, स्टार्स में इतने हाई टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, तो सिंपली समझो कि ये जो प्लाज्मा स्टेट है ना, हमारे अर्थ क्रस्ट पर बिल्कुल नहीं ही पाएगा। लेकिन आप मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो थंडरिंग ऑफ क्लाउड, जब बिजली कड़कती है, बादल ठनकते हैं ना, तो उस दरमियान समझो कि समझ सकता है कि प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो सकता है। या फिर कहो एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन से प्लाज्मा स्टेट बन सकता है। यानी न्यूक्लियर जो फिनोमेनन होगा, या अदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, या थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इस दरमियान को आपको ये इतने हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है। अदरवाइज जनरली लेबोरेटरी में इतने अधिक टेम्परेचर को हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये टेम्परेचर सन और स्टार्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद गैस। अब गैस क्या होता है भाई, गैस के बारे में समझो। ठीक है, तो गैस या सॉलिड या लिक्विड हम एक ही साथ सब समझाएंगे कि गैस में क्या होता है ना, वैसे सब्सटेंस को हम लोग गैस कहते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एकदम नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर समझो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ही नहीं, मतलब लगभग नगण्य मान के चलो कि नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, दूसरी बात कि गैस एक वैसा सब्सटेंस होता है जिसका ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होगा, ना ही डेफिनिट शेप होता है। ठीक है, गैसियस जो सब्सटेंस होता है उसका थर्मल एनर्जी हाई होता है, ज़्यादा होता है। अब आप सोचेंगे सर थर्मल एनर्जी क्या होता है? बट थर्मल एनर्जी कुछ भी नहीं है। गैस के पार्टिकल जो मूव करते हैं तो सीधी सी बात उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बस उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, कंटेन होता है, उसको आप थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। या सबसे सिंपली कहो एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। एक लाइन में आप बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी के लिए कि किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अब खुद से सोचो कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, किसके पास एनर्जी अधिक होगा? मान लो कि हम वाटर को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक तरफ आप आइस ले लो, आइस, फिर लिक्विड वाटर ले लीजिए और उसका वेपर ले लीजिए। अब खुद सोच के बताइए किसके पास अधिक टेम्परेचर होगा? क्या आइस जो है वो ज़्यादा गर्म होगा क्या? तो बिल्कुल ठंडा होगा, उसकी टेम्परेचर तो कम होगी। कंपेरेटिवली लिक्विड में ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसकी थर्मल एनर्जी अधिक हो जाएगी।
और लिक्विड के कंपेरिजन में जो उसके वेपर या गैसियस फेज होगा वो तो और ज़्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लिक्विड का, तो भी तो गैस में चेंज होगा ना। तो सीधी सी बात है, जो वेपर होगा, गैस होगा, उसका थर्मल एनर्जी अधिक होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, तो हम आप कह सकते हैं कि गैस एक वैसा फेज है, हमारे मैटर का एक वैसा स्टेट है जिसमें थर्मल एनर्जी जो होता है वो अधिक होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा उसमें सबसे वीक होगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। और भी हम बहुत ही छोटे क्लास से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। तीनों में डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होते हैं। हम लोग थोड़ी सी उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये इस चैप्टर का ये पहला क्लास है, एकदम इंट्रोडक्शन, ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपको पहले से आता हो सकता है आपके लिए नया चीज़ हो। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब समझो, अब लिक्विड क्या होता है तो खुद से कंपेयर करो कि लिक्विड में क्या होगा, उसका थर्मल एनर्जी जो होगा गैस की तुलना में कम होगा, सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होगा। और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो गैस से ज़्यादा होगा, सॉलिड से कम होगा। यानी गैस में जो मॉलिक्यूल्स या आइटम्स होंगे उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बिल्कुल नेगलेक्ट है, लेकिन लिक्विड में जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कंपैरेटिवली गैस से ज़्यादा होता है, थर्मल एनर्जी कम होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है कि एक उसका एक डेफिनिट वॉल्यूम होगा लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता है। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप वो धारण कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। सॉलिड किसको बोलते हैं बेटा, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस और लिक्विड से ज़्यादा होगा, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होगा। उसकी थर्मल एनर्जी जो होगी सबसे कम, मतलब गैस से भी कम, लिक्विड से भी कम, सॉलिड की थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है। और सॉलिड में डेफिनिट शेप भी होता है और सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। इस प्रकार ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक हमारा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, उसको आप बहुत ही ज़्यादा ठंडा कीजिए, एकदम कूल्ड, सुपर कूल्ड कर दीजिए। इतना अधिक कूल्ड कर देना है कि जो सॉलिड के एटम्स होते हैं वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर देता है और सभी एटम को हम कलेक्टिवली एक साथ सुपर एटम बोलते हैं। कहानी समझ में आई? जैसे गैस है, इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो गैस के एटम्स जो है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन वो हमारा प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सॉलिड से भी आगे का स्टेट है, यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को इतना कूल्ड करना है, बहुत अधिक ठंड कर देना है, इतना ज़्यादा, ठीक है, कि वो सब्सटेंस जो है उसके एटम्स जो होते हैं वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर बैठते हैं और वो पूरे एटम्स जो है ना अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो लॉस कर चुका है, तो पूरे हम सब्सटेंस को ही एक सुपर एटम बोल देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक छोटा सा टर्म है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, जैसे मान लो कि एक बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक साथ समझो अपने तीनों स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी। यानी कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर या प्रेशर होता है जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर वो सब्सटेंस तीन फिजिकल स्टेट में एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। बस उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर है ना, वाटर के लिए तीन फिजिकल स्टेट, आइस हो गया, लिक्विड वाटर हो गया, उसका वेपर हो गया। तो ये वाटर जो है ना तीनों फिजिकल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। किस टेम्परेचर पर मालूम है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में अगर हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन टेम्परेचर याद करो। और प्रेशर जो होता है ना 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर, 4.58 mm ऑफ Hg। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर वाटर जो है तीनों फिजिकल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है।
यानी अगर हम वाटर का तीनों स्टेट को एक साथ लें, गैस, लिक्विड और आइस, तो तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, वो एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाएगा इस कंडीशन पर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। बस इसी टेम्परेचर प्रेशर को हम वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? चलो इसी चीज़ को नोट करो, हम एक एक करके सारी बातों को लिख देते हैं, बहुत कहानी टाइप का छोटा सा है, आप उसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है जो भी हम आपको समझा रहे थे। प्लाज्मा स्टेट क्या है? सुपर हीटेड गैसियस स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। इट इज फाउंड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर नियरली 10⁻⁷ केल्विन। जैसा भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि लोअर टेम्परेचर पर तो इसके बारे में कल्पना भी नहीं करना है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये स्टेट एग्जिस्ट करेगा। वो भी ये स्टेट को अर्थ पर जनरली मिलेगा नहीं, सन या स्टार्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ पर भी कुछ ऐसे फिनोमेनन हैं जैसे थंडरिंग ऑफ क्लाउड, ठीक है, या एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर फ्यूजन। इन कुछ रिएक्शंस या फिनोमेनन में इतने सारे टेम्परेचर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। 99% ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा स्टेट। और ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है कि हमारे अर्थ क्रस्ट का क्या, पूरे यूनिवर्स का लगभग 99% जो मैटर है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो। Such a high temperature may be attained during nuclear fusion or thermonuclear reactions। कहानी सही है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, इसे शॉर्ट में BEC बोलते हैं। क्या ये सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट, यानी प्लाज्मा स्टेट जहाँ सुपर हीटेड गैसियस स्टेट है, वहीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ना सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट है, जिसमें एटम्स जो होता है वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर देता है और वो कंडेंस होकर के एक सुपर एटम, सिंगल सुपर एटम बनाता है। उसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन समझ गए। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें डिफरेंस जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए थे, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बस उस डिफरेंस में ही तीनों का डेफिनेशन A to Z चीज़ रहेगा। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है, यानी तीनों में डिफरेंस यहाँ लिखा गया है। बच्चों, ये डिफरेंस आप लोग बहुत ही जूनियर क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, एकदम इंट्रोडक्टरी। एक वीडियो तो हमारा इसी में चला जाए, मतलब आज का जो भी पढ़ाएंगे ना, अब ये सीखेंगे, कुछ नया चीज़ सीखने को आपको मिल सकता है, जैसे ट्रिपल पॉइंट और भी चीज़ें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हमें लेकर चलना है कि हर तरह के बच्चे आपके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको एकदम, चूँकि NCERT में इन सारी चीज़ों की चर्चा की हुई है, अदर बुक्स में भी दिए रहते हैं, इसलिए हम कुछ छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए एवरीथिंग जो आप जानते हैं वो भी पढ़िए, नहीं जानते वो भी पढ़ेंगे। कम्प्लीटली ये आपको कहो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बढ़िया से रेगुलर ढंग से सुनिएगा, सीखिएगा। और ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख रहे हैं, फिर एक वीडियो छोड़ रहे हैं, फिर देख रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगा, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपको। इसलिए रेगुलरली एकदम जिस दिन जो वीडियो मिले अप टू डेट रहा कीजिए, ठीक है। चलो आ देखो, इसको हम पढ़ देते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है ये। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स का वो सॉलिड बना हुआ होगा, वो पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि यही पार्टिकल्स की पैकिंग जो है ना, लिक्विड में कंपैरेटिवली थोड़ा ढीला हो जाएगा, थोड़ा लूज हो जाएगा। जबकि गैस में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होंगे, दूर दूर होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लिखा हुआ देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। आप ये भी जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे मजबूत होगा।
लिक्विड और गैस से ज़्यादा होगा, जबकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से कम होगा लेकिन गैस से ज़्यादा होगा, जबकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड का डेंसिटी भी हाई होगा, जबकि लिक्विड का डेंसिटी जो है सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होगा, जबकि गैस की डेंसिटी जो है ना लो होती है। ये हम जनरली बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जो बहुत ही हाई डेंसिटी वाले भी होते हैं, एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस लिस्ट एनर्जी। अभी जस्ट हम बताएं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स का जो थर्मल एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। यानी चूंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना वो केवल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है और ना ही उसमें रोटेटरी मोशन होता है। समझे क्या बोले? सो इन सारे जो अभी तरह के हमने मोशन की चर्चा की, ये सब डिटेल हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। केवल टर्मिनोलॉजी यहाँ पर सुनो, ठीक। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं बल्कि अपने ही मीन पोजीशन पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना उसकी थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है और वो केवल अपने मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स केवल वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, ठीक है। चलो उसकी चर्चा नहीं की, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं की है, लेकिन हम आपको समझा दिए भी, है ना। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल होगा वो कॉम्पैरेटिवली हायर एनर्जी रखेगा सॉलिड के कंपैरिजन में, जबकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, उसकी थर्मल एनर्जी बहुत अधिक होती है। डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। डू नॉट डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस का, है कि नहीं। लिस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी, हायर कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब ये क्या है? जैसे गैस है, मान लो किसी कंटेनर में आप गैस लेते हो, ठीक है। अब उसको अगर हम कंप्रेस्ड करेंगे तो ये बात तो तय है ना कि जो गैस जिस कंटेनर में रखा हुआ रहेगा उस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम कहलाता है। और खुद से प्रैक्टिकली सोचो कि आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बड़े वॉल्यूम को हम छोटा कर सकते हैं कंप्रेस्ड करके। क्या लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं क्या? उससे सोचो, लिक्विड बहुत ही लीस्ट कॉम्प्रेसिबल होगा, मतलब नहीं के बराबर लिक्विड्स में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, और सॉलिड में तो कहो जब नहीं के बराबर ही, बिल्कुल नेग्लेक्टिंग। तो गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल होगा, लिक्विड मतलब सबसे लिस्ट कहो, जबकि सॉलिड जो है ना एकदम नहीं ही मानो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एवं रूम टेम्परेचर। अब देखो सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से अधिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने आसपास देखो कि बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस हमको दिख रहे होंगे। वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो मेल्ट नहीं कर रहा है ना, इसलिए सॉलिड है। लेकिन अगर मान लो इस रूम का टेम्परेचर एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कुछ सब्सटेंस ऐसे हो जो मेल्ट कर जाए, मे बी, ठीक है। तो सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, यानी रूम टेम्परेचर जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, इससे ऊपर ही होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जबकि लिक्विड हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, यानी मेल्टेड फॉर्म में है, इसका मतलब लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा। तो रूम टेम्परेचर पर क्या लिक्विड बॉयल हो रहा है क्या? नहीं। यानी इसका क्या मतलब निकला कि बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा लिक्विड का और मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। जबकि गैस का क्या होगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। गैस के फॉर्म में है, हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ गैस है, क्यों? रूम टेम्परेचर तो है ना, अभी हमारे रूम में जो टेम्परेचर है तो गैस हमारे चारों तरफ है। क्या मतलब निकला? कि गैस जो है ना रूम टेम्परेचर से अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सोचने वाली बात है, खुद पर ब्रेन पर स्ट्रेस डालो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तभी हम समझा रहे थे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड केवल वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, ठीक है ना। जबकि गैस जो है ना वो वाइब्रेटरी मोशन भी शो करता है,
ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करता है, रोटेटरी मोशन भी शो करता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ओके। जबकि लिक्विड क्या है ना, वाइब्रेटरी तो चलो शो कर ही रहा है, थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन बहुत इनिशियल स्टेज समझो, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कंपैरेटिवली उसमें गैस से कम होता है। गैस में तीनों तरह का मोशन है, वाइब्रेटरी, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन, जबकि सॉलिड में केवल वाइब्रेटरी मोशन ही होते हैं। ठीक है, इन तरह के मोशन के बारे में हम लोग फिजिक्स में और डिटेल स्टडी करते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लो आप। कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसमें से कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत ही जूनियर क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ट्रिपल पॉइंट और थर्मल एनर्जी, इसको डिफाइन कर दिया है। तो ट्रिपल पॉइंट किसे बोलते हैं? कोई भी एक सब्सटेंस, मान लो कोई गिवन सब्सटेंस है और उस गिवन सब्सटेंस का तीन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक साथ एग्जिस्ट करता है, एक साथ तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम आगे पढ़ेंगे। ये समझो कि तीनों ये फिजिकल स्टेट जो है ना, एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, बस उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या बोलना है? ट्रिपल पॉइंट। जो एक एग्जांपल समझो, वाटर के लिए ये ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट बेटा हम जानते हैं, ATM भी होता है, बार भी होता है, पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, mm ऑफ Hg या cm ऑफ Hg भी होता है। ये सभी जो है ना प्रेशर के यूनिट्स ही हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तो चलो, ये बात क्लियर हो गया। अब थर्मल एनर्जी, एक लाइन में आप याद रख सकते हो कि थर्मल एनर्जी क्या है? किसी भी सब्सटेंस का वैसा एनर्जी थर्मल एनर्जी कहते हैं, कहलाता है जो टेम्परेचर के कारण हो रहा होगा। टेम्परेचर जितना अधिक होगा थर्मल एनर्जी उतना अधिक होगा। ठीक है, यानी किसी भी सब्सटेंस का थर्मल एनर्जी उसके टेम्परेचर के कारण होगा। जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक, जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर अधिक, समझो उसका थर्मल एनर्जी अधिक। ठीक है, और हम जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जिगजैग पाथ पर गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, समझो, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई कहानी समझ में कि किसी बॉडी का थर्मल एनर्जी एक वैसा एनर्जी होता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण एराइज होता है। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ना, उस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी एराइज होगा बस उसी को थर्मल एनर्जी कहना। और हम जानते हैं इस चीज़ को, टेम्परेचर जितना अधिक रहता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके पार्टिकल्स उतने तेज़ी से मूव करते हैं। उससे सोचिए, देखो कोई सब्सटेंस अगर आप उसे, वाटर ले लो, अगर आप उसे हीट करोगे, उसके देखते हैं मॉलिक्यूल्स में मोशन स्टार्ट होने लगता है, यानी ज़्यादा ही वो अपने पोजीशन को चेंज करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी होती है ना, वो एक्चुअली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर कहानी लिखी हुई है। और थर्मल एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है उसे आप थर्मल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो देखो, गैस, लिक्विड और सॉलिड, अगर आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो समझिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जबकि थर्मल एनर्जी घटेगा। यानी इसकी थर्मल एनर्जी सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम। थर्मल एनर्जी घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी इन्वर्सली रिलेटेड है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा उसकी थर्मल एनर्जी कम होगी, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल या वीक होगा उसमें थर्मल एनर्जी अधिक होगी। ओके, चलो इसे नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड कई सारे जानकारी हम लोग अभी सीखेंगे, और उसमें कई सारे टाइप्स हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ओके, अब समझो, देखो
एक्चुअली ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन कुछ बुक्स में देखिएगा इन सारे फोर्सेज के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी चर्चा कर देता है और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी किए रहता है। उससे नहीं मतलब है कि किस चैप्टर में इसकी चर्चा है, मतलब इससे है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये है क्या चीज़, कितने टाइप्स के होंगे, किस प्रकार से एराइज होंगे, कहाँ ये फोर्स काम करता है। ठीक है, तो अब नाम सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, अब देखो फोर्स तो कई टाइप के होते हैं हमारे केमिस्ट्री में जो मेनली है ना, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, ये सब इंटर एटॉमिक फोर्स है या इंटर आयनिक फोर्स है। धीरे धीरे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ सीखेंगे इन चीज़ों को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है कि जैसे कोई सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है ना, उन पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है, बेटा उसी को बोलना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब खुद से सोचो कि जिस सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही वीक होंगे तो वो तो आसानी से ब्रेक कर जाएगा ना। क्या मतलब निकला कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा, कमज़ोर होगा, कम होगा। ठीक है, यानी जो किसी भी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, बहुत ही वाइटल फोर्स मतलब को प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक वाइटल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, क्योंकि इस पर उस सब्सटेंस का बहुत सारा चीज़ है जो डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली जैसे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करेंगे जिसमें समझो कि हम एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि हम पूछेंगे बताओ कि किसी एक एटम का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करो। ये पॉसिबल है कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल का हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी या वेपर डेंसिटी, ठीक है, या वेपर प्रेशर है ना, या फिर उसका प्रेशर या उसका टेम्परेचर या उसका वॉल्यूम, ये सब चीज़ क्या हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का फाइंड कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब निकला, ये जो भी कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम ले रहे थे वो सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो हम सब्सटेंस लेंगे, सीधी सी बात, उसकी बहुत सारे आइटम्स या मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ही हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर या उसकी डेंसिटी या उसका वॉल्यूम या टेम्परेचर या वेपर प्रेशर या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा मेनली हम लोग जो है ना इन्हीं तरह के प्रॉपर्टीज के ये जो प्रॉपर्टी है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या और भी जो भी चीज़ हैं उनके आपस में रिलेशन के बारे में समझते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना मेनली 6 टाइप के हैं, 6 टाइप। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज: डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक्चुअली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के सबसे लास्ट में इसको स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसे थोड़ा सा इनिशियली बेसिक लेवल पर स्टडी करेंगे। अब देखो इस सभी में जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन है और ये जो लंदन और डिस्पर्सन फोर्स है, इस तीनों को एक्चुअली वांडर वाल फोर्स भी कहा जाता है। वांडर वाल फोर्स, ये वांडर वाल साइंटिस्ट का नाम था। हम इस चैप्टर में इसके बारे में भी बहुत अधिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मिड में यानी आधा जब खत्म हो जाएगा ना हमारा चैप्टर, उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो आप वांडर वाल कांस्टेंट, वांडर वाल इक्वेशन, ठीक है, वांडर वाल फोर्सेज, ये सब स्टडी करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखना है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स को कॉमनली
वान डेर वाल्स फोर्स कहा जाता है। क्लियर है? मेनली यही 3 फोर्स और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना 4, ये 4 हमें मेनली सीखना है। इसमें देखो ये जो लंदन या डिस्पर्सन फोर्स है ना, ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट यूनिवर्सल फोर्स है ये, यानी सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में सबसे वीक फोर्स, सबसे वीक यही हमारा है, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। और इन सभी में ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो इसके अलावा और भी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और ये सभी बॉन्ड है ना वीक ही है। सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो इंटर एटॉमिक फोर्स की तुलना में वीक होता है ये लोग। ठीक है, लेकिन इन सभी में भी तो कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। एटॉमिक फोर्स से ये वीक है, नो डाउट, कि कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उन चारों बॉन्ड की तुलना में ये बॉन्ड से वीक होगा। ठीक है, लेकिन इन सब में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और लंदन या डिस्पर्सन फोर्स जो है ये सबसे वीक फोर्स है। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसे जल्दी से नोट कर लो। बच्चों अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग एक एक करके भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखो सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अभी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है? ठीक है बेटा, सबसे पहले ये समझो कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? बेटा देखो, जब दो एटम, सेम एटम, समझो जब दो सेम एटम आपस में बॉन्डिंग करेगा तो बेटा वो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो H है और H है, इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। अब आप बताइए कि ये बॉन्ड इस H की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा या इस H की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा? ये बॉन्ड एक्चुअली किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, दोनों एटम के न्यूक्लियस के एग्जैक्ट बीच में होगा। तो क्या इस दोनों H एटम पर किसी प्रकार का कोई भी पार्शियल चार्ज डेवलप होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहेंगे ये नॉन पोलर है, इस पर कोई पोल डेवलप होगा ही नहीं, ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मान लो जैसे Cl है, Cl है और Cl के आउटर शेल में हम जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो क्या यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये भी तो नॉन पोलर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी इस दोनों क्लोरीन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही होगा, सेम होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा किसी भी एटम में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब जैसे देखो, अगर हम बॉन्डिंग H और Cl के बीच इंडिकेट करें तो Cl के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। H के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। यहाँ पर भी एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड ही बना, चूंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, लेकिन ये कैसा बॉन्ड होगा पता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्चुअली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ऐसा इसलिए होगा कि H और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्लोरीन की तरफ मोर शिफ्ट रहेगा, अधिक ज़्यादा उधर की तरफ वो झुका हुआ रहेगा, झुका के शिफ्टेड कहिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के टुवर्ड्स मोर शिफ्टेड रहेगा, अधिक अट्रैक्टेड रहेगा। इसकी वजह से होगा क्या
कि ये जो है ना क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करके रखता है H के कंपैरिजन में। यानी ये क्लोरीन चाहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाए, अट्रैक्ट करना चाहता है। तो कंप्लीटली तो उसको ले नहीं पाता है, लेकिन उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर भी वो नज़र गड़ाया हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की वो कोशिश करता है। बेटा ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना, बस इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी तो वो H को बॉन्ड जब बनाएगा तो उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल माइनस चार्ज, और उसके काउंटर आयन H पर पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आप सोच रहे हो सर ये पार्शियल प्लस माइनस, बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता ना, कंप्लीटली अट्रैक्ट कर लेता या अपनी तरफ ले लेता, तब तो कंप्लीट प्लस माइनस डेवलप होता। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं है, लेने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से एक पर पार्शियल माइनस और एक पर पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। बेटा इसी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसी को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पोलैरिटी जो होगा, ये इसको बोलते हैं पोलैरिटी, यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ एक डायपोल क्रिएट हो गया, इसको हम बोलते हैं डायपोल। ये एक डायपोल हो गया, यानी यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया। ठीक है, और एक चीज और मजे की बात याद रखना कि जब दो डिफरेंट एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी ना, ये अंडरस्टूड है कि उस दोनों एटम में से कोई ना कोई एक एटम ऐसा होगा जो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर मोर अट्रैक्ट करके रखेगा। जो मोर अट्रैक्ट करेगा उस पर पार्शियल माइनस आएगा, जो अट्रैक्टेड हो रहा है यानी दूसरे काउंटर एटम पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे इस एटम पर पोलैरिटी डेवलप हो गया, ये एक डायपोल कहलाएगा, क्योंकि इस पर दो पोल डेवलप हो गया है, प्लस और माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायपोल बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जिसमें डायपोल होगा, पोलैरिटी होगी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा उसी को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे देखो एक उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो HCl 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 HCl, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर HCl का ले लिया। अब ध्यान से समझो कि एक्चुअली H और Cl के बीच तो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस बात को हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl का अधिक है, जिसकी वजह से Cl पर पार्शियल माइनस, H पर पार्शियल प्लस। इन सभी में ऐसा ही दर्शा दीजिए कि Cl पर पार्शियल माइनस, H पर पार्शियल प्लस, Cl पर पार्शियल माइनस, H पर पार्शियल प्लस, Cl पर पार्शियल माइनस, H पर पार्शियल प्लस। इस तरह से होगा। ये एक परमानेंट डायपोल है, आप इसे बोल सकते हैं परमानेंट डायपोल। ठीक है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल हम HCl का लेंगे वो डायपोल होगा, उस पर प्लस माइनस पार्शियल चार्ज होगा ही होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर कैसे पहचानेंगे कि कौन किसको अट्रैक्ट करेगा। छोटी सी बात है, बहुत आसान चीज़ है बेटा, समझो। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। इस ट्रेंड को याद रखो, आपको खुद पता चल जाएगा। H जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला मेंबर है, और बाएं से दाएं बढ़िएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो क्लोरीन तो सबसे लास्ट में आता है ना, ग्रुप 17 में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन जो है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक है क्लोरीन का। तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जनरल ट्रेंड हम यहाँ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू इन अ पीरियड when we move, electronegativity increases, whereas
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके हिसाब से जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन F, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, जबकि सीजियम जो अल्कली मेटल का सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, फ्रांसियम से जस्ट ऊपर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट, जबकि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कंपैरिजन करने में कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, किसकी कम होगी। और बेटा एक चीज़ और कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना कि जो नन मेटल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, क्योंकि नन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। तो वैसे भी आप समझोगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी नन मेटल्स हैं वो तो पी ब्लॉक एलिमेंट में राइट साइड में सिचुएटेड हैं, जबकि मेटल्स लेफ्ट साइड में है, डी ब्लॉक में है, बीच में मेटलॉइड्स है, फिर लास्ट में नन मेटल्स हैं। तो नन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे अधिक होगी, और वो सभी नन मेटल्स जो है पी ब्लॉक में यानी पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में सिचुएटेड है, राइट साइड में। जबकि बाईं तरफ जो है ना हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये तो मेटल्स से भरा हुआ है पूरा। ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के याद रख सकते हो कि बाईं तरफ हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है, तो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि बाईं तरफ मेटल्स है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जबकि राइट साइड में जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा। हर एटम में दोनों टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की भी। ठीक है, अब अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी अधिक है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी कम होगी, और किसी में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। समझ में आया? जैसे मान लो, देखो H से Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, ठीक है, तो Cl इसको खींच लिया। अब Cl से जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो Cl के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बात को समझे? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एग्जाम्पल में H से अधिक है, तो Cl क्या किया कि H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अगर Cl से भी ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब तो Cl के इलेक्ट्रॉन को वो एटम खींच लेगा। जैसे मान लो Cl और F की हम बात करते हैं, तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा है। अब ये F क्या करेगा, Cl के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो F पर पार्शियल माइनस, Cl पर पार्शियल प्लस आ गया। अब यहाँ पर Cl पर पार्शियल माइनस है, यहाँ Cl पर पार्शियल प्लस है। बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? Cl है क्या? ठीक है, Cl में दोनों टेंडेंसी है, क्योंकि Cl नॉन मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अधिक होती है, इसलिए कहेंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम होता है। जैसे देखो क्लोरीन F के बीच, F इसके पेयर को खींच लिया तो क्लोरीन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ गया, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी शो कर रहा है ना। तो हर आइटम इस प्रकार से कहो कि इसको आप ऐसे समझो कि कोई अगर हमारे चौक चौराहा पर जो हीरो होता है ना, वो हीरो इसलिए है क्योंकि उसको अपने से कमज़ोर आदमी से पाला पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उससे कोई बड़ा हीरो आ जाएगा तब तो उसका हीरोपन ही खत्म हो जाएगा, हीरोपंती गायब हो जाएगी। बस यही बात समझो कि कोई स्ट्रांग है ना तो वीक पर अपना अधिकार जमा लेगा, उसके पैर को खींच लेगा, लेकिन जब उससे भी स्ट्रांग कोई आ जाएगा तब तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कहानी अगर समझ में आ गई तो अब समझिए, ये एक परमानेंट डायपोल है, ये एक ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हमेशा डायपोल डेवलप रहेगा, हमसे परमिशन लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो उस पर पोलरिटी डेवलप होगा ही। ऊपर वाले दोनों उदाहरण में देखो, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप होगा क्या? इस Cl का अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस Cl का अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो सेंसलेस चीज़ है। इस पर किसी प्रकार का कोई डायपोल क्रिएट नहीं होगा, जिसको नॉन पोलर कहेंगे। लेकिन जैसे ही दो डिफरेंट एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहाँ पोलरिटी डेवलप होगा ही होगा। अब इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा पोलरिटी डेवलप होगा। अब खुद से सोचो कि HCl है,
अब HI है, HBr है ना, HCl है और HF है। अब सब देखो, सभी के बारे में सोचो, क्या सब एक जैसा पोलैरिटी शो कर रहा होगा? क्या सभी एक जैसा पोलैरिटी शो कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा भाई यहाँ पर? तो सोचो, इस H तो सभी में कॉमन है। अब FClBrI, इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? FClBrI में F, देखो यहाँ लिखे F हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सीधी सी बात है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है, F और H के बीच जो गैप होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप सबसे बड़ा आएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, I का होता है 2.5, इसका होता है 2.8, इसका होता है 3.0, इसका होता है 4.0। अब आप सोच रहे हो सर ये वैल्यू कहाँ से लिखे आपने? बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना जब, तो वहाँ ये सब वैल्यू एक टेबल में दिया हुआ है, हमने वहीं से उसी की मदद से लिखा है, ठीक है। अब खुद से सोचो, इसके बीच देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कितना का होगा? 2.5 है, 2.1 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 0.4 का आएगा। इसके और इसके बीच डिफरेंस निकालो, 0.7 का आएगा। इसके और इसके बीच डिफरेंस निकालो, 0.9 का आएगा। इसके और इसके बीच डिफरेंस निकालो, 1.9 का आएगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, जितना ज़्यादा होगा कहेंगे वो सब्सटेंस उतना मोर पोलैरिटी शो कर रहा है, मोर पोलर होगा वो, ठीक है। चलिए यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर, तो आइए यहाँ समझते हम लोग। ये तो डायपोल है, एक डायपोल, ये दूसरा डायपोल, ये तीसरा डायपोल, ये चौथा डायपोल, है ना। अब एक मॉलिक्यूल का जो ये पार्शियल माइनस वाला इंड होगा, वो इसके इस प्लस वाले इंड को तो अट्रैक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, ये माइनस वाला इस प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये माइनस इस प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। कुछ से सोच ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ये डायपोल है, डायपोल है, डायपोल है, डायपोल है। 4 यहाँ मॉलिक्यूल मैंने लिखा है बोर्ड पर, इसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल एक एक डायपोल है। अब एक मॉलिक्यूल का निगेटिव इंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव इंड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका निगेटिव इंड इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक अट्रैक्शन तो काम कर रहा होगा ना, एक मॉलिक्यूल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, इसका निगेटिव उसके पॉजिटिव को, एक अट्रैक्शन फोर्स वहाँ लग रहा होगा। बेटा इसी को बोलना है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि एक डायपोल है, ये भी डायपोल है, डायपोल डायपोल के बीच इंटरेक्शन काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? चलो, चूंकि इस फोर्स के बारे में सबसे पहले कीसम, KEESOM अभी लिखेंगे, कीसम नाम का जो साइंटिस्ट है ना, उसने इस फोर्स के बारे में सबसे पहले स्टडी किया 1912 ईस्वी में। इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स को हम लोग कीसम फोर्स भी बोलते हैं, कीसम फोर्स, ठीक है। आई समझ में बात? अब खुद से सोचो, ये तो फोर्स है क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल। अब खुद से सोचो कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ना, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जबकि ये क्या है? ये क्या है? यही है हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, तो दो एटम के बीच में काम कर रहा है, H और Cl के बीच शेयरिंग, यहाँ शेयरिंग से बना है। जबकि ये जो बॉन्ड है ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, जबकि ये एटॉमिक फोर्स हो गया। H और Cl एटम है, दो एटम के बीच ये फोर्स है, जबकि ये जो फोर्स है डायपोल डायपोल, वो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग बोलते हैं, ये वीक फोर्स होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच, वो कंपैरेटिवली वीक होता है मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम और एटम के बीच के फोर्स की तुलना में। तो एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे, तो एटम्स के बीच एक फोर्स होगा, बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड होगा, फोर्स होगा। तो मॉलिक्यूल में एटम और एटम के बीच जो बॉन्ड होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अब ये जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी तो होगी, उसे हम लोग बोलेंगे डायपोल डायपोल एनर्जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी।
चूंकि इस बॉन्ड को, चूंकि दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो कुछ तो इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, कुछ तो एनर्जी होगी इसको तोड़ने में, कुछ तो एनर्जी लगेगा। क्या बोलेंगे उसको? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझो कि अगर ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। अब ये फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो स्वाभाविक है ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही वीक रहेगा तो उसका एमपी और बीपी तो कम होगा। खुद से सोच के देखो। ठीक है, आई कहानी समझ में? कोई दिक्कत? तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा ना, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर तो स्ट्रेंथ होगा या इसकी एनर्जी होगी ना, इसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इसकी एनर्जी जो होगी डिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी होगी, डायपोल डायपोल एनर्जी जो होगा उतना कम होगा, और नज़दीक जितना रहेगा उतना ज़्यादा होगा। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे थोड़ी सी कहानी। ठीक है, चलो इतने में जो आपको काम करता है नोट कर लो, फिर इसको हम एग्जाम्पल देके थोड़ी कहानी लिखेंगे बोर्ड पर। चलो बेटा, पूरा यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। जो भी हम समझा रहे थे आपको वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स एमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग रहेगा, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और शेयरिंग के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो डायपोलर नेचर का होगा, उसकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा ना उसी के बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल। अभी जस्ट हमने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग एक तरफ हो जाता है, जिससे उस पर पार्शियल प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। इसलिए हम पोलर मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वो परमानेंट डायपोल है। द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा। बस इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इस एग्जाम्पल को तो हम थोड़ी देर पहले भी मिटाए हैं, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। HCl HCl HCl, इसके बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जबकि HCl में H और Cl के बीच पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स इन डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। अब अलग अलग मॉलिक्यूल जो होगा तो उसमें पोलैरिटी तो अलग अलग होगा। उससे सोचो, क्या दो एटम जो बॉन्ड बनाया है आपस में कोवैलेंटली जुड़ा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो अलग अलग होगा। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो डिफरेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। अब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी अधिक होगी, और जिसमें पोलैरिटी अधिक होगी उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा होगा। यानी बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना अधिक होगा उस मॉलिक्यूल पर पोलैरिटी यानी पार्शियल प्लस और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और पोलैरिटी जितनी अधिक हो जाएगी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और देखो साथ ही साथ ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री समझो जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी होगा ना वो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करेगा। अब आप सोच रहे हो सर ये ज्योमेट्री बीच में क्या कर रहा है? बेटा जो पोलैरिटी होती है ना उसको हम लोग एक्चुअली समझो डायपोल मोमेंट से एक्सप्रेस करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पोलैरिटी का स्ट्रेंथ जो है ना हम लोग डायपोल मोमेंट के टर्म में निकालते हैं। और डायपोल मोमेंट जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है।
एक उदाहरण से जैसे हम समझाते हैं, देखो CO2 और H2O दोनों में काउंट करो कितना एटम है। 3 एटम यहाँ भी है, 3 एटम यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन जानते हो इसका जो शेप है ना, CO2 का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, जबकि H2O का जो शेप होता है वो बेंट होता है। बेंट अभी समझेंगे। अब CO2 का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ऐसे बनाते हैं, जबकि H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब दोनों में देखो कि एक इसमें भी 3 एटम है, वहां भी 3 एटम है। CO2 का शेप लीनियर होता है, जबकि H2O का शेप बेंट होता है। तो 3 एटम इसमें था, 3 एटम इसमें भी है, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री में फर्क है। इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, जबकि H2O की ज्योमेट्री बेंट है, ठीक है। अब C के तुलना में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इस O जो है ना, इसको अपनी ओर खींचेगा, इस पर पार्शियल माइनस आ जाएगा, इस पर पार्शियल माइनस आ जाएगा, और C पर पार्शियल प्लस आएगा। अब बेटा खुद से सोचो कि C जो है इस O के द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस O के द्वारा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। रिजल्टेंट जो होगा, इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो तो जीरो हो जाएगा। अब दो फोर्स सब जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो ना, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। जबकि इसमें देखो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींचेगा, जिससे O पर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज और H पर आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। अब सोच रहे हो कि एक इधर खींच रहा है, ऐसे खींचा रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है आपका कुछ ना कुछ। तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ। इसका मैग्नीट्यूड कुछ मान लो, इस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड मान लो, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हम लोग निकालेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट रूट अंडर, मान लो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड P है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर में पढ़े होंगे ना, रूट अंडर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ऐसे निकालते हम लोग। बेटा यहाँ पर जो होगा आपका, ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों फोर्स, यहाँ तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो आएगा। समझ में आया। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होगी उसके ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। जहाँ इसकी पोलैरिटी हम जीरो कहेंगे, नेट ये जीरो डायपोल मोमेंट शो कर रहा है, जबकि इसका कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट होगा। तो ज्योमेट्री का आइडिया समझ में आ गया बेटा। ये सब चीज़ ना, डायपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़नी है। अब सोचो सर पहले केमिकल बॉन्डिंग को नहीं पढ़ा दिए। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो हम समझा रहे हैं थोड़े ना आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कहीं पर भी छोटे छोटे टर्म हैं जो कि किसी दूसरे चैप्टर से अगर रिलेटेड हैं तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर ही देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये ज्योमेट्री का यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि चूँकि अलग अलग मॉलिक्यूल का बेटा अलग अलग शेप होता है ना, ठीक है, तो उसके शेप की वजह से उसकी पोलैरिटी वेरी करते रहेगी। चलो, द एक्सिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स वाज स्टडीड बाय कीसम in 1912, hence this force is also called Keesom force। सही है। The dipole-dipole interaction energy is inversely proportional to the distance between two polar molecules। जस्ट थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी एनर्जी जो होगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी, इसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस जितना अधिक होगा, ठीक है, उसके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी उतनी कम होगी। अब खुद से सोचो ना बेटा कि जो लेंथ बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान है। खुद से सोचो, एक बड़ा सा आप छड़ी ले लो, स्टिक, उसको तोड़ने की कोशिश करो और उसको तोड़ते जाओ, छोटे छोटे करते जाओ, आपको तोड़ना और मुश्किल होते चला जाएगा। एक बड़े स्टिक को आप तोड़िएगा तो इजीली ब्रेक कर जाएगा, लेकिन छोटे से आप स्टिक को लेकर तोड़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। बस वही सोच रहा है कि लेंथ जितना बड़ा होगा ना, दो मॉलिक्यूल के बीच का लेंथ जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस, ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, मतलब उसको तोड़ना उतना आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो डायपोल डायपोल जो इंटरेक्शन है उसके एनर्जी को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बोलेंगे, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी इसके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और वो भी किस प्रकार, इसमें ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर वो सब्सटेंस सॉलिड हुआ, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³, r पर पावर 3, 1/r⁻³ लेकिन अगर वही सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तब जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी होगा वो इन्वर्सली रिलेटेड होगा 1/r⁻⁶। ठीक है, बस बेटा इसके डेप्थ में नहीं जा रहा है कि 1/r⁻3, 1/r⁻6 ये डेरिवेशन क्या, इसके डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है। ये मैक्सिमम है, एक एक्सट्रीम लेवल तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतना सा आपका मेंस मेडिकल एडवांस जो भी है सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम अपर लेवल हम लोग चल रहे हैं, समझिए। वो भी यहाँ लिखा हुआ है इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, स्टेशनरी मीन्स क्या, जो मूव नहीं कर सकता, अपने पोजीशन को नहीं बदल सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके एटम तो घूमते नहीं है, वो केवल वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। ठीक है, रोटेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन तो शो करता नहीं है। तो जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा ना तब उसके जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा वो 1/r⁻³ के इन्वर्सली रिलेटेड होगा, यानी r3 के इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, स्टेशनरी मीन्स या सॉलिड स्टेट आप मान सकते हैं, एज इन सॉलिड लिख भी दिए हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ एंड दैट बिटवीन टू रोटेटरी पोलर मॉलिक्यूल्स। टू रोटेटरी पोलर मॉलिक्यूल्स, रोटेटरी जैसे ही बोलेंगे तो समझिए रोटेटरी मोशन केवल गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में ही होता है, गैसियस मॉलिक्यूल ही रोटेटरी मोशन शो करता है। जैसे ही रोटेटरी मोशन की बात होगी तो गैस समझ लेंगे हम लोग, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻6 वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ये जो ना दो पोलर मॉलिक्यूल, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना यही हमारा r कहला रहा है। अगर ये HCl सॉलिड स्टेट में है तो इसका जो एनर्जी होगा 1/r⁻³ के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर HCl गैसियस स्टेट में रोटेटरी मॉलिक्यूल है अगर ये, ठीक है, तब इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा 1/r⁻6 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी है और कोई बात नहीं है। r क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना HCl और HCl के बीच का, वही r कहलाता है। ठीक है, तो इसको सबसे सिंपली याद रखेंगे कि इन सॉलिड स्टेट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके 1/r⁻³ के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि गैसियस स्टेट में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी जो होगा r⁻6 यानी 1/r⁻6 के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, जल्दी से इसे नोट कर लो। हो गया, चलो बेटा इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। सर पीरियोडिक टेबल नहीं खत्म हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं खत्म हुआ है, बेटा ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई तो कोई चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म है, हमारा रिडॉक्स खत्म है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश्ड है, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हुआ है, इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिना पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के भी स्टेट्स ऑफ मैटर समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में पढ़ लें उसे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे DPPs हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, DPP। ठीक है, जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपको मिलते आए ना DPP, इसमें भी DPP मिलेंगे, आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, है ना, और भी फोर्सेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी एक फोर्स हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, और साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी क्लास भी हम लोगों ने सीखा, यानी जो शुरुआती इस चैप्टर की है, क्या इसका स्ट्रेंथ है, क्या इसका बेसिक है, वो सारे चीज़ को हम लोगों ने सीखे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ फोर्सेज बच गया, उसको हम कोशिश करेंगे फिनिश करने का।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा मज़ेदार चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है। अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, रूम पर बैठ करके खूब मेहनत करो, है ना, और रेगुलरली वीडियो को देखने की कोशिश करो, एकदम टाइम निकाल के फुर्सत में बढ़िया ढंग से, और सभी का नोट्स तैयार करते चलो, ठीक है, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए, जब तक नोट्स आपके पास तैयार नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। इसलिए रेगुलरली वीडियो देखो, नोट्स तैयार करो, डीपीपी सॉल्व करो, एनसीईआरटी जो भी मन है सॉल्व कीजिए। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बुक बनाइएगा ना, तो वो तभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जब पूरे चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। तो कोशिश करिए कुछ टॉपिक वाइज हम जो डीपीपी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पहले उसको बनाएं, ठीक है, या कोई बुक अगर आपके पास हो जिसमें टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व कीजिए। समटाइम्स क्या होता है ना, कई क्वेश्चंस में 2-3 चैप्टर का या 2-3 टॉपिक का मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है, तो वो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा जब तक हम उस टॉपिक को नहीं क्लियर कर लेंगे, तब तक तो वो अभी फिलहाल बनेगा नहीं। मान लो एक चैप्टर हम अभी 2-3 क्लास पढ़े हैं और किताब लेकर बनाने बैठ जाएंगे, अब होगा क्या, बुक्स में तो पूरे चैप्टर से मिक्स्ड करके क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हो सकता है वैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।